बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन पढ़ लिया था और हम लोगों ने साथ में जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन भी देख ली थी अमाइनोग्लाइकोसाइड की। आज फिर एक दफ़ा अमाइनोग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन को रिव्यू करते हैं और चलते हैं इनके मैकेनिज़्म और स्पेक्ट्रम्स की तरफ। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को आप लोगों ने दो जो है ना क्लासेस में डिवाइड कर देना है, एक टॉपिकल और एक सिस्टेमिक, यानी कि जिनको इंट्रावेनस के ज़रिए दिया जाता है। ठीक है, ये जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड आप लोगों ने ये जो NO से है ना, इससे दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो N से आप लोगों ने याद रखना है नेफ्रोटॉक्सिटी और एक O से याद रखना है आपने ओटोटॉक्सिटी। ठीक है, ये तो हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इस NO से आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि नॉट ऑरल, ये ऑरली अवेलेबल नहीं होता। तो ये बातें दो आप लोगों ने तो इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है कि इसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी पता चल जाएंगे और इसके आपको इसके रूट्स का भी पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं सिस्टेमिक में कौन कौन से मौजूद हैं। उसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके अलावा आ जाता है जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, कैनामाइसिन, और जो टॉपिकल है अमाइनोग्लाइकोसाइड उनमें नियोमाइसिन एंड फ्रेमासिटिन आ जाता है। ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये ड्राइव्ड हुए हैं जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म से। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़ से ऑब्टेन्ड हुआ है। अच्छा, एक और बात जो आप लोगों ने इसमें याद रखनी है वो ये है कि MYCIN जिसके एंड पे आता है, ठीक है, वो जो है ड्राइव्ड हुई होती है स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीशीज़ से, और जिनके एंड पे आता है MICIN वो माइक्रोस्पोरा स्पीशीज़ से ऑब्टेन्ड हुई होती है। अब अगर हम इसमें देखें तो कौन सा है MYCIN ये आ जाता है ये स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीशीज़ से ऑब्टेन्ड हुई है। जो जेंटामाइसिन है इसके एंड पे Y नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये माइक्रोमोनोस्पोरा से ये ऑब्टेन्ड हुई है। अगर टोब्रामाइसिन के देखो तो इसमें भी वाइमाइसिन आ रहा है, ठीक है ना, MYCIN आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीशीज से है। अमीकासिन के एंड पे नहीं आ रहा, इसके एंड पे खाली CIN आ रहा है, तो इसका मतलब है ये माइक्रोमोनोस्पोरा से ऑब्टेन्ड हुए हैं। और कैनामाइसिन भी जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीशीज से ऑब्टेन्ड हुई है। जो नियोमाइसिन है वो भी इसी तरह से वो ड्राइव्ड हुई है। और ये जो फ्रेमासिटिन जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इन पे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। इसको आप लोग इसी तरह से याद करेंगे। अब हम चलते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के डिटेल की तरफ। अगर हम लोग अमाइनोग्लाइकोसाइड के स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो इसका स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो कि दो अमाइनो जो है अमाइनो शुगर वो ज्वाइंट हुई हैं बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए टू द सेंट्रल हेक्सोस न्यूक्लियस, यानी कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। तो आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि अमाइनो जो है वो अटैच्ड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए। जैसे हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन के नाम से भी पता चल रहा था कि जो उसमें 4 जो है वो साइक्लिक रिंग्स हैं जो कि अटैच्ड है थोड़ा जो है कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड के साथ। अगर हम इसकी नेचर देखें तो वो बैक्टीरियासाइडल आ जाती है, और ये वही बात आ जाती है कि वो ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीशीज एंड माइक्रोमोनोस्पोरा स्पीशीज। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म का क्या आ जाता है? मैकेनिज्म जो है ये सबसे पहले जो है ये एक्वास्पोरिन के ज़रिए जो है वो डिफ्यूज़ होता है और पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस तक ये एंटर हो जाता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में एंटर होने के लिए जो है ना इसको कौन से सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है? ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम। ये जो है पहले एक्वास्पोरिन के ज़रिए एंटर होता है और फिर साइटोप्लाज्म तक जाने के लिए इसको जो है किस चीज़ का वे इख्तियार करता है? टू द ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम के ज़रिए। उसके बाद जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो ये बाइंड करता है 30S राइबोसोमल यूनिट के साथ, जिस तरह से टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर रहा था। उसके बाद ये इंटरफेयर करता है, वहाँ पर उसकी बाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि ये इंटरफेयर करता है विद द राइबोसोमल असेंबली। राइबोसोमल असेंबली यानी कि 30S जो है वो 50S दोनों अटैच्ड होते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोमल असेंबली। लेकिन जब अमाइनोग्लाइकोसाइड बाइंड कर जाते हैं तो इनकी असेंबली नहीं हो पाती। क्या होता है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बाइंडिंग इनकी सही तरह से प्रॉपर नहीं होती है, और यही वजह बनती है कि 30S जो राइबोसोमल यूनिट है वो सही तरह रीड नहीं कर पाता जेनेटिक कोड को। एक तो इसका मैकेनिज्म ये हो गया। दूसरी तरफ क्या जाता है कि ये इनहिबिट करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द पेप्टिडाइल ट्रांसफर tRNA फ्रॉम द A साइड टू द P साइड की तरफ, उसको मूव नहीं करने देता। जैसे अब हम अगर इधर देखें तो यहाँ पर क्या आता है कि 50S जो है वो 30S के साथ बिल्कुल सही तरह से बाइंडिंग हुई है। लेकिन जब अमाइनोग्लाइकोसाइड आके यहाँ A साइड पर अटैच हो जाता है, जहाँ पर मैंने टेट्रासाइक्लिन का बताया वो भी इसी तरह जो है वो अटैच होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड भी इस साइड पे आके अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब 50S बाइंड करने लगता है ना तो वो सही तरह से उसकी बाइंडिंग नहीं होती और डिस्टॉर्शन हो जाती है। और यही वजह बनती है कि जो अमाइनो एसिड की जो रीडिंग है, मतलब जो मैसेंजर RNA की जो रीडिंग है वो सही तरह से प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि डिस्टॉर्शन हुई होती है।
एक और वजह जो ये प्रॉब्लम कोज करता है माइनोग्लाइकोसाइड कि अगर जो ट्रांसफ़र आरएनए टी ए साइड पे आ जाता है तो फिर अब उसको मूव करना होता है उसने पी साइड की तरफ, लेकिन वो जब माइनोग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग की वजह से जो है वो मूव नहीं कर पाता फ्रॉम द ए साइड टू द टी साइड। तो इसके दो काम ये जो कर रहा है, नंबर 1 कि ये जो है राइबोसोमल असेंबली नहीं होने दे रहा, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्टॉर्शन हो जाती है, और डिस्टॉर्शन की वजह से राइबोसोम जो है वो आपस में असेंबल नहीं हो पाते। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये आ जाती है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग की वजह से जो जेनेटिक कोड है वो मिसरीड होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट उसका ये आ जाता है कि ये जो मूवमेंट है अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए की फ्रॉम द ए साइड टू द पी साइड ये मूव नहीं कर पाता। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कि बैक्टीरिया सेल इसकी नेचर कैसे होती है, जबकि बाकी जो सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं उनकी बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर होती है। इसकी बैक्टीरियोसाइडल नेचर इसकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती है उतनी ही ज़्यादा ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करता है। इसका जो सी मैक्स होता है यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो ये अचीव कर सकता है वो 8 to 10 टाइम ज़्यादा होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से, यानी कि जिस कंसंट्रेशन पे जो मिनिमम इसकी कंसंट्रेशन जिसमें वो इनहिबिशन स्टार्ट कर देता है बैक्टीरियन इनहिबिशन, उससे जो है वो 8 से 10 गुना ज़्यादा होती है इसकी सी मैक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये एग्जिबिट करता है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट की किस तरह से शो करता है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है कि एंटीबायोटिक की जो अब आप लोग उसका ख़त्म कर दें, मतलब अब आप एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को नहीं दे रहे, लेकिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड का केस है तो उसमें क्या होगा कि आफ्टर द डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है वो कॉन्टीन्यू रहेगा, यानी वो बैक्टीरिया की जो सप्रेशन है वो कंटिन्यू रहेगी इवन आफ्टर द ड्रग लेवल फॉल भी कर जाए बिलो द MIC, यानी कि मिनिमम इनहिबिटर कंसंट्रेशन से नीचे भी चला जाए ड्रग लेवल, फिर भी जो है वो बैक्टीरियल सप्रेशन कंटिन्यू रहती है। ये इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में। अच्छा, इसका जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना डोज ज़्यादा होगा, यानी अगर एक टाइम पे जितना आप ज़्यादा डोज देंगे विद इन द लिमिट्स, ठीक है ना, विद इन द लिमिट्स जो जितना ज़्यादा आप डोज देंगे एक टाइम पे उतना ही ज़्यादा इसका बाद में जो है वो इफेक्ट रहेगा। इसीलिए लार्ज जो है वंस डेली डोज वो प्रेफर किया जाता है रेदर देन BID या TID, यानी कि दिन में 2 दफ़ा आधे 500 फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम है उसको 250 करने के बजाय एक ही दफ़ा उसको 500 मिलीग्राम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक ही दफ़ा लार्ज डोज जाता है और जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा देर तक रहता है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद आ जाता है इसके अलावा इसका जो वंस डेली डोज है इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो कन्वीनियंस होती है और नेफ्रोटॉक्सिटी भी डिक्रीज़ होती है। अब चलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम एंड थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ। स्पेक्ट्रम एंड थेराप्यूटिक यूजेस में आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों को कर रहा है, लेकिन इसके ऑर्गेनिज्म थोड़े से डिफरेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन कंडीशंस को ये ट्रीट कर रहा है उसमें एक आ जाते हैं ट्यूलारीमिया आ जाता है और एक आ जाता है सूडोमोनास एरिजिनोला। जो ट्यूलारीमिया का कॉजेक्टिव एजेंट है वो फ्रांसेला जो है फ्रांसिसेला ट्यूलारेनेसिस आ जाता है। अच्छा, अब ये जो ट्यूलारीमिया जो है ये क्या कॉज कर रहा है, ये एक इन्फेक्शन कॉज करता है। 2 तरह के इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, या तो ये स्किन इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है, जिसमें जो स्किन आइज़ और लिम्फ नोड इफेक्ट होते हैं, और दूसरा जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है दूसरी फॉर्म जो इस इन्फेक्शन की है वो है निमोनिया आ जाता है। जो अगर स्किन इन्फेक्शन कब होगा, जब हंटिंग के दौरान ये जो है एक्वायर्ड किया जाता है। जो हंटर्स होते हैं जो स्किनिंग कर रहे होते हैं इन्फेक्टेड रैबिट की, यानी कि जो पहले से इन्फेक्टेड है उस रैबिट की अगर स्किनिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि ये फैल जाता है, उस मतलब हंटर को लग जाता है। या फिर अगर जो है वो पोर्स वगैरह जो है वो स्पोर्स जो है इनके अगर इनहेल किए जाए रेस्पिरेटरी रूट के ज़रिए जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसको जो है रैबिट फीवर भी कहा जाता है और डियर फ्लाई फीवर भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या है कि इन्फेक्शन जो है वो रैबिट के डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए भी आप तक पहुंच रहा है, हंटर्स तक पहुंच रहा है, और इसके अलावा जो है वो रेस्पिरेटरी रूट के ज़रिए भी जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो अगर रैबिट्स के ज़रिए आ रहा है तो वो स्किन को इफेक्ट कर रहा है, आइज़ को, लिम्फ नोड को, और अगर जो है वो रेस्पिरेटरी रूट के ज़रिए आ रहा है तो ऑब्वियसली वो न्यूमोनिया कॉज करता है। अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो है वो जेंटामाइसिन इज़ इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग दिस रेयर लिम्फोइड डिजीज़ है। इसका जो हम दूसरा थेराप्यूटिक यूज़ देखें तो वो आ जाता है सूडोमोनास एरिजिनोसा इन्फेक्शन के खिलाफ। ये मोस्टली कॉज करता है इन्फेक्शन इन द पेशेंट विद द स्पेशल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि जो जिनमें ये खास तौर पर रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सूडोमोनास एरिजिनोसा का इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, या तो रिसेंट एंटीबायोटिक एक्सपोजर हुआ होता है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन आ जाती है,
इसके अलावा ऐसे इन्फेक्शन, ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिनमें जो आपका जो लंग्स के जो एयरवेज हैं वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हुए होते हैं। इस कंडीशन में भी जो है वो चांसेस होते हैं कि सूडोमोनास एरिजिनोसा का इन्फेक्शन हो जाए। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट अलोन जो है वो टोब्रामाइसिन भी दिया जा रहा होता है, जिस तरह से वो यूटीआईज में दिया जाता है, या फिर कम्बिनेशन में भी दिया जा रहा था एंटी सूडोमोनाल बीटा लैक्टम्स के साथ जो है, खासतौर पर निमोनिया की कंडीशन में, अगर निमोनिया हो जाए तो। एक और बात जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर जो है वो ऐड किया जाता है एज अ साइनर्जी के लिए इसको यूज़ किया जाता है विद द बीटा लैक्टम के साथ। बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एम्पीसिलिन एंड जेंटामाइसिन को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस के लिए। सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड में बी एडेड टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हम लोग सबसे पहले आ जाता है कि या तो ईफ्लक्स पंप का प्रेजेंट होना, ईफ्लक्स पंप के ज़रिए जो है वो एंटीबायोटिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर जो है वो इसकी अपटेक कम कर दी जाती है, या फिर मॉडिफिकेशन और इनएक्टिवेशन बाय द एंजाइम्स। लेकिन जो अमीकासिन है इस क्लास का वो एंजाइम से इतना ज़्यादा वर्नरेबल नहीं है जितना कि बाकी जो है वो जो ग्रुप के जो मेंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन आ जाता है, टोब्रामाइसिन आ जाता है, ये अफेक्ट हो जाते हैं बाय द एंजाइम, वो एंजाइम्स जो बैक्टीरिया रिलीज़ कर रहा होता है। लेकिन अमीकासिन जो है वो लेस वर्नरेबल है टू द एंजाइम्स देन एनी अदर ड्रग इन दिस ग्रुप। इसके अलावा जो इनकी खासियत है वो कोई क्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इस क्लास में, यानी कि अगर एक से जो है वो रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन से कोई पर्सन रेजिस्टेंट है, यानी कि उसके जो कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो टोब्रामाइसिन से भी रेजिस्टेंट होगा या कैनामाइसिन से भी रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया इसके मैकेनिज्म कि वो 30S राइबोसोम के साथ वो बाइंड करके किस तरह से वो जो है इनहिबिशन कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है ना, क्योंकि एक तरह से वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। अगर मिस रीडिंग हो रही है जेनेटिक कोड की, या डिस्टॉर्शन हो रही है 50S राइबोसोम के साथ जो है वो बाइंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए जो ए साइड से पी साइड की तरफ मूव नहीं कर पा रहा ट्रांसफ़र आरएनए, तो ये सारा क्या है, एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। तो ये थे मैकेनिज्म। अगर हम लोग इसके स्पेक्ट्रम की देखें तो ये दो चीज़ें कॉज कर रहे हैं, दो चीज़ों को ये ट्रीट कर रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एक तो ये जो ट्यूलरीमा का जो इन्फेक्शन है जो कि रैबिट्स और जिसको रैबिट से फैल रहा है, या फिर जो है वो डियर फ्लाई से फैल रहा है, इस वजह से इसको रैबिट फीवर और डियर फ्लाई फीवर भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो सूडोमोनास एरिजिनोसा को ट्रीट कर रहा है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने पढ़ी उसको ये थी कि ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसके दो थेराप्यूटिक यूजेस मेन पढ़े। आगे हम लोग देखेंगे कि जो टीबी में भी ये यूज़ हो रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो यूज़ होता है लेकिन एज अ सेकेंड लाइन एजेंट के तौर पे। ठीक है, इनके अमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज़ हो रहे हैं टीबी में भी, और भी इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं, लेकिन जो मेजर अभी जो इनसे रिलेटेबल जो मोस्ट ज़्यादा हैं फर्स्ट लाइन के तौर पे आप समझ लें वो ये दोनों थे। ठीक है, उसके बाद हमने इसका रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इसके काइनेटिक्स की तरह। काइनेटिक्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलीकेटाइनिक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो मुश्किल होती है, और ये पेरेंट्रली जो है वो लिया जाता है एक्सेप्ट नियोमाइसिन। अब मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड में जो NO है इसे आप लोगों ने याद रखना है, नॉट ओरल। ठीक है, तो उससे आपको याद रहेगा कि ये ओरली अवेलेबल नहीं है, ये पेरेंट्रली अवेलेबल है एक्सेप्ट नियोमाइसिन। क्योंकि अगर नियोमाइसिन को आप पेरेंट्रली दोगे ना तो ये इतना ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कोज करता है, ऑब्वियसली नेफ्रोटॉक्सिक है तो ये प्रॉब्लम कोज करेगा। सो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है टॉपिकली फॉर द स्किन, या फिर ओरली फॉर द बॉवल प्रेपरेशंस के लिए प्रायर टू द कोलोरेक्टल सर्जरी, यानी कि कोलोरेक्टल सर्जरी के से पहले जो है इसको ओरली दिया जा सकता है। ठीक है, ये बात इसकी क्लियर हुई कि ये इसके एब्जॉर्प्शन में तो आप लोगों ने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये जो मैंने साइन बनाया हुआ IV, ये जस्ट IV दिया जाएगा। उसके बाद आ जाती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हाइड्रोफिलिक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये लेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टू द फैटी टिश्यूज़। फैटी टिश्यूज़ में ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब ये फैट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना तो इस वजह से इसको डोज दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द लीन बॉडी मास के जो है ना अकॉर्डिंगली दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल बॉडी वेट। एक्चुअल बॉडी वेट के बजाय जो है इसको लीन बॉडी मास के थ्रू जो है वो दिया जाता है। अब एक्चुअल बॉडी वेट जो है, लीन बॉडी मास आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? लीन बॉडी मास आप कैलकुलेट करते हैं बॉडी वेट को माइनस करते हैं, बॉडी वेट में से माइनस करते हैं बॉडी फैट्स को, तो आपको लीन बॉडी मास मिल जाता है। लीन बॉडी मास ये होता है कि आपका जो आप स्मार्ट हैं और आप फिट हैं। ठीक है ना,
उसको कहा जाता है आप लीन बॉडी मास। ये मैंने इस तरह बना दिया कि ये थोड़ा सा आपको याद रहे इससे। इसके अलावा जो है ये इसकी जो CSF में जो कंसनट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनएडुकेट होती है इवन इन द इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस में भी, यानी कि इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस में भी ये एंटर नहीं हो सकता। हालांकि हम लोगों ने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा था कि वो इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस हो तो फिर वो एंटर होता है, जबकि सेफ्लोस्पोरिन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेफ्लोस्पोरिन्स को इन्फ्लेमेशन होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही जो है वो मेनिंजेस में एंटर हो जाते हैं, यानी कि CSF में सिक्रेट हो जाते हैं, CSF में एंटर हो जाते हैं। तो इसलिए जो सेफ्लोस्पोरिन्स थे वो ड्रग ऑफ चॉइस थे फॉर द मेनिंजाइटिस के लिए। ये हम लोगों ने पेनिसिलिन की वीडियो में हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में कवर किया था। अब जो है यहाँ पर क्या है कि ये अगर इन्फ्लेमेशन हुई हो तब भी ये जो है एंटर नहीं हो सकते। सो मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें ये ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को शो किया गया है और ये फिर भी एंटर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इंट्राथिकली इंजेक्शन के ज़रिए दिया जा रहा है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को। ठीक है, अब ये क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को, एक्यूमुलेट होते हैं फीटल जो है वो फीटल प्लेसेंटा जो है उसमें और एमनियोटिक फ्लूइड में ये एंटर होते हैं। सो अगर हम लोग देखा जाए तो इस एक तरह से जो है ये प्रेगनेंसी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये साइन, अच्छा ये जो साइन है ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। ये IV का साइन, ये जो ब्रेन का जो मैं साइन बनाया ये डिफाइन कर रहा है कि जो इसमें डोज डिफरेंट होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लीन बॉडी मास के हिसाब से दिया जाएगा। और जो है ये जो ADRs आपको नज़र आ ही रहे हैं कि ये ADR है कि इस लिहाज से कि ये क्योंकि ये अनचेंज्ड जो है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन में। सो डोज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द रीनल डिसफंक्शन में। ठीक है, तो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है किसमें, रीनल डिसफंक्शन में। इसकी ये जो AD है इट्स मीन एडजस्टमेंट, और अगर AV कहीं लिखा हो मेरे नोट्स में तो उसका मतलब है अवॉइड किया जाए। और ये जो डॉट्स हैं ये साइन बता रहे हैं कि इसमें जो है वो रीनल इम्पेयरमेंट हुई है, रीनल डिसफंक्शन है। सो आप लोगों ने ये 4-5 जो अगर आप चीज़ ये साइन ही याद रख लें तो आपको एक तो IV दिया जा रहा है, दूसरा ये मेनिंजेस को क्रॉस नहीं करता और इसलिए इंट्राथिकली दिया जा रहा है, तीसरा ये प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है। और चौथी बात यह आ जाती है कि ये जो है अकॉर्डिंग ये फैट टिश्यूज में एक्यूमुलेट नहीं होता क्योंकि जो है ये हाइड्रोफिलिक है, इसीलिए इसको लीन बॉडी मास के हिसाब से दिया जाता है। और पांचवी बात यह आ जाती है कि ये क्योंकि अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में थ्रू द किडनीज के ज़रिए, सो इसलिए डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है इन द रीनल डिसफंक्शन में। उसके बाद आ जाते हैं हम इनके ADRs की तरफ। ADRs में मैंने आपको इसके नाम से बताया, N से क्या पता चल रहा है आपको, नेफ्रोटॉक्सिक है, और O से क्या है, ऑटोटॉक्सिक। एक और चीज़ जो आप लोगों ने वो याद रखनी है कि ये न्यूरोटॉक्सिक भी है। ठीक है, अच्छा ऑटोटॉक्सिटी ये किस तरह से ये रिलेशन है इसका, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसनट्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि कितने कंसनट्रेशन में दिया जा रहा है और कितनी देर जो है वो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया गया, इनके अमाइनोग्लाइकोसाइड को कितनी देर तक कंटिन्यू किया गया। सो इसकी दो चीज़ें जो ऑटोटॉक्सिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक इसकी कंसंट्रेशन पे और दूसरा इसकी ड्यूरेशन पे। होता क्या है, ये एक्यूमुलेट कर जाता है एंडोलिम्फ एंड पैरेलिम्फ ऑफ द इनर एयर में, ये एक्यूमुलेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कि डीफनेस जो है वो सम टाइम इरिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर एक दफ़ा पर्सन यानी कि ट्रीटमेंट जो है वो इतनी देर चला और पर्सन की जो है वो ऑटोटॉक्सिटी जो है वो इस लेवल के पहुंच गई कि वो डीप हो गया, तो वो डीपनेस जो है वो समटाइम्स इरिवर्सिबल होती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है कैंसर का ट्रीटमेंट भी उसका चल रहा है सिस्प्लेटिन के साथ, और या फिर जो है वो डायूरेटिक्स ले रहा है, ख़ासतौर पे लूप डायूरेटिक्स, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स या फिर सिस्प्लेटिन को साथ ले रहा है, तो उसको क्या होगा कि रिस्क जो है फॉर द इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोटॉक्सिटी का, क्योंकि ये दोनों ड्रग भी ऑटोटॉक्सिक हैं। फिर वर्टिगो ख़ासतौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था कि टेट्रासाइक्लिन के साथ जब हमने इसके थेराप्यूटिक यूजेस को वो डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने एक बनाया था एक्रोनॉम LCM बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों ने याद रखना है ऑटोटॉक्सिक ड्रग कौन कौन से हैं। सो अब ऑटोटॉक्सिक ड्रग को याद रखने के लिए आप लोगों ने एक एक्रोनॉम जो याद रखना है वो है LAC, जैसे लैस होती है। ठीक है ना, इसको आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है। L से जो आ जाता है लूप डायूरेटिक, C से जो आ जाता है वो सिस्प्लेटिन, और A से आ जाता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग की नेफ्रोटॉक्सिटी की तरफ। ये जो है रिटेंशन होते हैं। अच्छा, इस होता क्या प्रॉब्लम कि रिटेंशन होती है बाय द ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड की बाय द प्रोजिमल ट्यूबुलर सेल्स के जरिए। ठीक है, यानी कि प्रोजिमल ट्यूबुलर सेल इसको रिटेन कर रहे होते हैं, और वहाँ पर ये क्या करता है कि ये डिसरप्ट कर देता है कैल्शियम मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। जब ये कैल्शियम मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ये जो है वो डिसरप्ट कर देता है, तो फिर क्या होता है, ऑब्वियसली माइल्ड रिवर्सिबल इम्पेयरमेंट टू स्वेयर एंड इरिवर्सिबल एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है, यानी कि माइल्ड
और माइल्ड और रिवर्सिबल थी, ठीक है ना, कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, इम्पेयरमेंट हुई। इससे लेकर जो है कहाँ तक, इस हद तक उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, स्वेयर और इरिवर्सिबल एक्यूट। एक्यूट का मतलब है ना कि एक्यूट होते हैं फ़ौरन हो जाने वाली, और उसकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है, ऑनसेट भी उसका शॉर्ट होता है, और उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। सो इरिवर्सिबल एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो सकती है, और नेक्रोसिस का आपको पता है कि सेल डेथ होती है। सो ये इतना ज़्यादा जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक है। इसके अलावा ये न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस कॉज कर सकता है। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है और जो ऑटोटॉक्सिसिटी है, ये दोनों ही अगर कॉन्कॉमिटेंट ड्रग्स लिए जाएँ ऑफ द सेम नेचर के, यानी कि जिनका काम ही यही है, जैसे ऑटोटॉक्सिक ड्रग जो ऑटोटॉक्सिटी, इनका काम तो खैर ऑटोटॉक्सिटी नहीं है, लेकिन इनका काम तो जो है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग जब एड्रेनर्जिक और कॉलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं और कौन कौन से बीटा ब्लॉकर्स वगैरह सारे हम पढ़ेंगे उसमें। एनीवेज, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस कॉज कर देता है। ये यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि ये न्यूरोटॉक्सिटी कॉज कर रहा है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द हाई डोज इन्फ्यूजन। अब ये भी हाई डोज इन्फ्यूजन के साथ जो है वो ये रिलेटेड है। ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कि थोड़े वक्त में ज़्यादा डोज को इन्फ्यूज़ करवा देने से क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस हो जाती है। और अगर कॉन्कॉमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की, तो भी जो है ये इन्हांस हो जाता है। रिस्क फॉर द मिस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट के जो है वो बहुत ज़्यादा इस रिस्क पे होते हैं कि उनको ज़्यादा चांसेस है कि ये न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस डेवलप हो जाए। इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड नियोस्टिग्मेन जो है ये रिवर्स कर दिया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को। तो ये एक आप कह सकते हैं ये एंटीडोट है, एंटीडोट। उसके बाद आ जाता है इसका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो जो टॉपिकली लिया जाएगा उसी का कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा, और टॉपिकली कौन सा लिया गया था, नियोमाइसिन। सो ये आप लोगों ने याद रखा कि इसके 4 पॉइंट्स थे, जिनमें से 3 आपने उसके नेम से ही जो है वो याद रख लेना है, NO से। अमाइनो में जो है वो NO से आप लोगों ने याद रख लेना है कि न्यूरोटॉक्सिटी भी और नेफ्रोटॉक्सिटी भी। न्यूरोटॉक्सिटी इन द टर्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस एंड वर्टिगो आ जाता है, और ऑटोटॉक्सिटी तो वैसे ही आ जाता है, और इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिटी। और एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो ड्रग्स के साथ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स के साथ ऐसे ये चांसेस होते हैं जो टॉपिकली लिए जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एंड पे ये लिखा है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये फर्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड था जो कि ऑब्टेंड हुआ था स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के साथ। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से जो है ये ऑब्टेंड हुआ था, और बाकी ये जो है वो उसी तरह से ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट को ही डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये था सारा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन को किस तरह से याद रखना है और किस तरह से उसका जो है वो सारे मैकेनिज्म्स वगैरह हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।